नमस्कार बंधुओं, उत्कर्ष परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। मैं सहदेव चौधरी भावी पटवारियों का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करता हूं। सभी प्यारे भाई बहन ठीक होंगे, सुरक्षित होंगे, अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। आपको अच्छे से पता है कि आपके एग्ज़ाम की डेट फिक्स हो चुकी है। अब आपको वो कहते ना कि अब गांडीव उठा लो और भेद दो लक्ष्य को। जब तक लक्ष्य न भेदा जाए तब तक रुकना नहीं है। तैयारी को इतनी धारदार बना दो कि आपको कोई हरा ही ना सके। तो तैयारी इतनी मजबूत होनी चाहिए कि आपका लक्ष्य कितना भी बड़ा क्यों ना हो वो ध्वस्त हो जाए। उसके लिए मैं आपके साथ हर तरह से जुड़ा हुआ हूँ। आपका भाई आपके साथ है। कोशिश करूँगा कि अच्छे से आपको समझा सकूँ। हर प्रश्न आपको बहुत विस्तार से समझा चुका हूँ। हिंदी में आपका 11 से 12 प्रश्न के आसपास आते हैं। 10 से 12 के बीच में 11 भी हो जाते हैं, 12 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। तो एक भी प्रश्न आपसे गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक ही प्रश्न आपको लाखों से आगे पीछे कर सकता है। इसलिए पॉइंटों में लड़ाई होती है। लड़ाई जीतने के लिए आपको जी जान लगा देनी है, अच्छे से समझना है, पूर्ण मनोयोग से समझना है। प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प होंगे, चारों विकल्पों को ध्यान से समझना है। जितने प्रश्न होंगे उनका गुणा 4 से कर लेना, उतने प्रश्न आप हल करेंगे, क्योंकि एक प्रश्न 4 विकल्पों के साथ आता है और हमें 4 चीज़ और सीखने को मिलती हैं। तो मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं इस मंच पर। तो देखिए, आज प्रत्येक प्रश्न को बड़े ध्यान से और पूर्ण मनोयोग से समझना है। सबसे पहले मैं पाठ्यक्रम के बारे में आपको सूचना दे सकता हूँ। हाँ, पाठ्यक्रम जो है हमारा क्या है, सबसे पहले ये समझना है। वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। देखिए, तो संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय, इसके बाद में युग्म शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे एवं लोकोक्तियां और पारिभाषिक शब्दावली। बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है। बहुत अच्छे प्रकरण जुड़े हुए जो समझने के हैं। रटना कुछ भी नहीं है, बस रटने की कोशिश मत करना, ठीक है ना, समझने की कोशिश करना। तो इसलिए ध्यान से और पूर्ण मनोयोग से समझना है। प्रत्येक प्रश्न बहुत ज्यादा उपयोगी है। टॉपिक वाइज चलेंगे। मैंने कहा था आपको कि हम प्रकरण से चलेंगे। हमारा क्या क्या प्रकरण लगे हुए हैं, हमारे संधि का प्रकरण है, समास का, उपसर्ग का, प्रत्यय का, तो प्रकरण वाइज होगा। तो पहला आज का जो प्रकरण होगा वो संधि से संबंधित होगा। ध्यान से समझ के उत्तर देना। पहला आज का जो प्रकरण है वो संधि का है, समझना और ध्यान देना। प्रश्न पूछा गया है इसमें कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में संधि विच्छेद सही नहीं है। संधि विच्छेद सही नहीं है। किस विकल्प में संधि विच्छेद सही नहीं है, इसका उत्तर देना है। हाँ बिल्कुल, स्वागत अभिनंदन है। कोई लेट नहीं हुए, शुरुआत की है अभी, बड़े अच्छे से और ध्यान से समझना। तो निम्नलिखित में से किस विकल्प में संधि विच्छेद सही नहीं है, किस में सही नहीं है। तो देखिए, जब भी आप प्रश्न हल करो तो है और नहीं है को रेखांकित जरूर कर लेना। बिना है और नहीं है के रेखांकित नहीं करना है। हाँ बिल्कुल, ये चीज ध्यान रखना, है और नहीं है। जब भी प्रश्न हल करो उसको रेखांकित किए बिना मत करना। 1 से 2 प्रश्न ऐसे होते हैं जो है और नहीं है की वजह से गलत हो जाते हैं। तो यहां पूछ रहा है कि कौन सा सही नहीं है। स्वधन अवलंब, स्वधन बलंबन, स्वावलंबन, हिम धन आच्छादित, हिमाच्छादित, आत्मा धन अवलंबन, आत्मा अवलंबन और वधु धन उपालंब, वधुपालंब। तो बिल्कुल सबका उत्तर सही है। विकल्प ए इसका उत्तर होगा, क्योंकि स्वधन अवलंबन, अवलंबन मतलब होता है सहारा। तो स्व में प्रथम शब्द का अंतिम स्वर है, दूसरे शब्द का प्रथम स्वर भी है, मिलके क्या बनाएंगे, आ बनाएंगे। संधि की बात करें तो दीर्घ स्वर संधि होगी। स्वधन अवलंबन स्वावलंबन बनेगा, हिमधन आच्छादित हिमाच्छादित बनेगा, आत्मा धन अवलंबन आत्मा अवलंबन बनेगा और वधुधन उपालंब वधुपालंब बनेगा। संधि सब में कौन सी है, दीर्घ स्वर संधि है। विकल्प ये उत्तर होगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प में वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण नहीं है पूछा है, किसमें नहीं है ये आपको उत्तर देना है। तो सर्वदैव, रसनेन्द्रिय, भवैक्य और महोत्सुक्य, तो इसमें वृद्धि स्वर संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है। सर्वदैव, रसनेन्द्रिय, भवैक्य और महोत्सुक्य। आपको अच्छे से पता है ए या आ के बाद में असमान स्वर क्या आ जाए, ए या ऐ, अथवा ओ या
औ आ जाए तो ए या आ के बाद में, ए या आ के बाद में असमान स्वर ए या आई अथवा ओ या ऊ आएगा। तो ए या आ के बाद में ए या आई आएगा तो आई बनेगा, और ए या आ के बाद में ओ या औ आएगा तो औ बनेगा। तो आई और औ बनता है वृद्धि आदेश में, ए ओ और औ बनता है गुणादेश में, तो वृद्धि आदेश होगा। तो यहां देखिए सर्वदैव किससे मिलके बना है, सर्वदा धन एव से बना है। रसनेन्द्रिय किससे बना है, रसना धन इंद्रिय से बना है, रसनेन्द्रिय। भवैक्य किससे बना है, भव धन ऐक्य से बना है, ऐक्य बना है एक धन य से। और महोत्सुक्य बना है महाधन औत्सुक्य, और औत्सुक्य बना है उत्सुक धन य से, औत्सुक्य। तो उत्सुक धन य औत्सुक्य बनेगा। तो यहां पर आपको ध्यान से समझना है। हाँ, उत्तर सबका विकल्प बी है जो बिल्कुल सही है, क्योंकि रसना कहते हैं जीव को। तो रसना धन इंद्रिय क्या बनेगा, रसनेन्द्रिय। तो यहां पर कौन सी संधि है, ए हो रहा है इसलिए गुण स्वर संधि है। यहां पर कौन सी संधि होगी, गुण स्वर संधि होगी। और बाकी सब में कौन सी है, वृद्धि स्वर संधि है। बिल्कुल सभी का उत्तर बिल्कुल सही है, विकल्प बी उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, भाविनी शब्द में कौन सी संधि है। भाविनी आपको अच्छे से पता है, अयादि संधि की पहचान कैसे करनी है, ध्वनि से। भाव, भाव आव की ध्वनि आ रही है और इसमें इनी प्रत्यय है। तो भाविनी आव किसका बनता है, औ का बनता है। तो आपको अच्छे से पता है ए आई ओ और औ, ए आई ओ और औ के बाद क्या आ जाए, कोई असमान स्वर आ जाए। क्या आ जाए, कोई असमान स्वर आ जाए तो इस ए का क्या हो जाता है, अय हो जाता है। ए का क्या होता है, अय हो जाता है। आई का क्या हो जाता है, आय हो जाता है। औ का क्या हो जाता है, आव हो जाता है। ओ का अब हो जाता है। और इस औ का क्या हो जाता है, आव हो जाता है। तो ए आई ओ और औ के बाद में जब कोई असमान स्वर आएगा तो ए का अय, आई का आय, ओ का अब और औ का आव हो जाता है। तो यहां पर भाविनी किससे मिलके बनेगा, बहुधन इन्हीं से बनेगा, और औ का आव होने के कारण क्या होगा, अयादि स्वर संधि होगी। तो इसको कैसे लिखेंगे, बहुधन इन्हीं होगा। अब देखो इसमें आ रहा है औ, और इस औ का क्या बनेगा, आव बनेगा। औ का क्या बनेगा, आव बनेगा, वह हलंत होगा। वह में से औ गया तो वह अधूरा, औ का बना आव, वह अधूरा। और आगे क्या आ रहा है, इनी आ रहा है। वह में आ मिला तो भा पूरा, वह में लघु ही मिली तो वह पूरा। मिला के लिखा तो क्या बना, भाविनी बना। हाँ बिल्कुल, क्या हो जाएगा इसका, हाँ उत्तर कौन सा होगा, विकल्प सी होगा, अयादि स्वर संधि होगी। अगला प्रश्न है कि अब्धि व कृदंत शब्द किस संधि के उदाहरण है। अब्धि व कृदंत शब्द, हाँ पटवारी साहब कोई बात नहीं, लेट हो गए तो, लेकिन जब आप कोई खेत नापने जाओ तो वहां लेट मत होना, यहां पर थोड़ा सा लेट हो गए चल जाएगा, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल। अब देखिए यहां पर अब्धि व कृदंत शब्द किस संधि के उदाहरण है, अब्धि और कृदंत शब्द। हाँ तो पूछा है यहां पर अब्धि व कृदंत, यण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, गुण स्वर संधि या व्यंजन संधि। उत्तर दोगे इसका क्या उत्तर होगा, ध्यान से और सोच के उत्तर देना है इसका। बिल्कुल। देखिए नियम क्या होता है, वर्ग के प्रथम वर्ण, नियम होता है वर्ग के प्रथम वर्ण क, च, ट, त या प, और ये सब कैसे आएंगे, हलंत आएंगे। वर्ग के प्रथम वर्ण क, च, ट, त, प के बाद में क्या आ जाए, घोष वर्ण। अब घोष वर्णों में भी पंचम वर्ण को छोड़कर, किसको छोड़कर, पंचम वर्ण छोड़कर, वर्ग के प्रथम वर्ण
कै च टे तै पै के बाद क्या आ जाए? घोष वर्ण। घोष वर्ण भी पंचम वर्ण को छोड़कर। तो कै च टे तै पै का अपने वर्ग का कौन सा हो जाता है? तीसरा हो जाता है। कै च टे तै पै का अपने वर्ग का तीसरा हो जाता है। ग ज ड द और ब क्या हो जाता है? यदि वर्ग के प्रथम वर्ण कै च टे तै पै के बाद कोई घोष वर्ण आ जाए पंचम वर्ण को छोड़कर, तो कै च टे तै पै का अपने वर्ग का तीसरा अर्थात गजड़ दब हो जाता है। क्या हो जाता है? गजड़ दब हो जाता है। अगर कै च टे तै पै के बाद में पंचम वर्ण आ जाता तो कै च टे तै पै का भी अपने वर्ग का पांचवा हो जाता। तो यहां संधि कौन सी होगी? बिल्कुल सभी का सही है, व्यंजन संधि होगी, क्योंकि अप धन धी, धी का मतलब होता है धारण करने वाला और अप माने होता है पानी को, तो पानी को धारण करने वाला बादल होता है, अवधि बादल को कहते हैं। तो पै के बाद में धैवण आया तो पै का अपने वर्ग का तीसरा हो गया अवधि, व्यंजन संधि। और कृदंत किससे बना है? कृत धन अंत। कृत धन अंत, कृदंत किसको कहते हैं? कृदंत प्रत्यय होता है जो क्रिया या मूल धातु के अंत में जुड़ते हैं। प्रत्यय, जो प्रत्यय क्रिया या मूल धातु के अंत में जुड़ते हैं वो कृदंत कहलाते हैं। तो तय के बाद में घोष वर्ण आया तो कै का अपने वर्ग का तीसरा अर्थात द हो गया, कृत धन अंत कृदंत हो गया। संधि कौन सी होगी? व्यंजन संधि होगी, जो बिल्कुल सही बताया है सभी ने। हाँ, जय महादेव। अब समझो, निम्नांकित में से किस विकल्प में अशुद्ध संधि विच्छेद है? अशुद्ध पूछ रहा है, अशुद्ध संधि विच्छेद कौन सा है? आर्य धन आवर्त आर्यावर्त, मर्म धन आंतक मर्मांतक, मर्म धन आंतक मर्मांतक, पर धन अधीन पराधीन, काम धन अयनी कामायनी। तो अशुद्ध पूछ रहा है। हाँ बिल्कुल, क्या पूछ रहा है? अशुद्ध पूछ रहा है कि किस विकल्प में अशुद्ध संधि विच्छेद है। हाँ बिल्कुल, क्या होगा इसका? अशुद्ध संधि विच्छेद पूछा गया है, इसमें कौन सा अशुद्ध संधि विच्छेद है? उत्तर अधिकांशतः इसका बी दे रहे हैं। हाँ, तो क्या होगा इसका उत्तर? आर्य धन आवर्त आर्यावर्त, मर्म धन आंतक मर्मांतक, पर धन अधीन पराधीन, काम धन अयनी कामायनी। सबका उत्तर अलग आ रहा है इसमें, कुछ बी दे रहे हैं, कुछ सी दे रहे हैं। हाँ, अलग अलग उत्तर आने लग गया। अब देखो, बताइए क्या होगा? बी और सी उत्तर आ रहे हैं। अब देखो, इसमें समझना, आर्य धन आवर्त आर्यावर्त, आर्यों से घिरा हुआ क्षेत्र क्या कहलाएगा? आर्यावर्त कहलाएगा। बिल्कुल सही है। भारत को आर्यावर्त कहा जाता नहीं था, कहा जाता भारतीय लोग पहले क्या कहलाए? आर्यावर्त में आर्य कहलाए नहीं कहलाए, तो आर्यों से युक्त, आर्यों से आवृत, घिरा हुआ, आर्यावर्त सही है। मर्म धन आंतक नहीं होता, मर्म धन अंतक होता है, मर्मांतक होता है। तो आंतक नहीं होता, मर्म धन अंतक होता है और बनता है मर्मांतक। तो यहां पर उत्तर विकल्प बी होगा, क्योंकि आंतक नहीं होता, अंतक होता है, मर्मांतक। और पर धन अधीन पराधीन, काम धन अयनी कामायनी, सभी में संधि कौन सी है? दीर्घ स्वर संधि है। उत्तर कौन सा होगा? विकल्प बी होगा, आंतक नहीं अंतक होता है। निम्न में से किस शब्द में गुण संधि नहीं है? निम्न में से किस शब्द में गुण संधि नहीं है? नवोढ़ा, यशोदा, ग्रीष्मर्तु और मत्स्येंद्र। हाँ, गई भैंस पानी में, भैंस को पानी में नहीं जाने देना है, क्योंकि एक बार भैंस पानी में चली गई तो निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो पानी में नहीं जाने देना, ध्यान से और सोच के उत्तर देना है। क्या होगा इसका? ध्यान से समझो। निम्न में से किस शब्द में गुण संधि नहीं है? नवोढ़ा, यशोदा, ग्रीष्मर्तु, मत्स्येंद्र। देखो, नवोढ़ा का क्या होगा? नवधन ऊड़ा होगा। ऊड़ा कहते स्त्री को, ऐसी स्त्री जिसका अभी अभी विवाह हुआ हो वो क्या कहलाती है? नवोढ़ा। ऊड़ माने होता है पुरुष, ऊड़ा माने स्त्री। यशोदा क्या होगा? यशय धन दा, यशोदा।
ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म धन ऋतु। और मत्स्येंद्र, मत्स्य धन इंद्र होगा, मत्स्य धन इंद्र, मत्स्येंद्र होगा। अब यहां पूछा क्या गया था, यहां पूछा गया है कि गुण स्वर संधि नहीं है। किसमें नहीं है? ग्रीष्म ऋतु में है, मत्स्येंद्र में है, लेकिन यशोदा में कौन सी है? विसर्ग संधि है। नियम है विसर्ग से पहले क्या आ जाए? ए या आ जाए, और उसके बाद में क्या आ जाए? कोई घोष वर्ण आ जाए, तो इस विसर्ग का क्या हो जाता है? ओ हो जाता है। विसर्ग का क्या हो जाता है? विसर्ग का ओ हो जाता है। लेकिन विसर्ग से पहले ए या आ को छोड़ के अन्य स्वर आ जाए, फिर घोष वर्ण आ जाए, तो विसर्ग का रे हो जाता है। जैसे आशीय धनवाद, आशीर्वाद। तो यहां पर क्या है? विसर्ग संधि है। यशोदा में कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। और बाकी सब में कौन सी संधि है? बाकी सभी में संधि है गुण स्वर संधि। इसलिए उत्तर विकल्प बी होगा। हाँ बिल्कुल, उत्तर विकल्प बी होगा। आगे समझिए, परमोदार्य शब्द का सही संधि विच्छेद है। परमोदार्य का सही संधि विच्छेद क्या होगा? बहुत अच्छा प्रश्न है, ध्यान से और सोच के उत्तर देना है। परमोदार्य का, तो परम अधूरा है में औदार्य, परम धन औदार्य, परम धन उदार और परम धन औदार्य। घोष वर्ण कौन से होते हैं? प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, ये लेवे है, और सभी स्वर घोष वर्ण होते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, दूसरा और तीनों से ये अघोष होते हैं। अब देखिए इसका उत्तर क्या होगा। तो परमोदार्य का सही संधि विच्छेद क्या है? अलग अलग उत्तर आ रहा है सबका। क्या होगा परमोदार्य का सही संधि विच्छेद? अरे ये उत्तर देने वालों, पहला तो हो ही नहीं सकता, मैं अधूरा है, जबकि यहां ए आना चाहिए, स्वर संधि है, व्यंजन नहीं है, ठीक है ना। तो यहां पर मैं अधूरा नहीं, पूरा आएगा, तो विकल्प ये तो हो ही नहीं सकता, इसलिए ये तो उत्तर दो ही मत। हाँ बिल्कुल, तो परमोदार्य शब्द का सही संधि विच्छेद है, कौन सा है? अलग अलग उत्तर आ रहे हैं अब। हाँ, बी भी उत्तर दे रहे हैं, कुछ डी भी दे रहे हैं, कुछ ए भी दे रहे थे, अब वो मत देना ए, ये तो हो ही नहीं सकता है। हाँ बिल्कुल, अब देखो नियम क्या है। ए या आ के बाद में असमान स्वर क्या आ जाए? ओ या औ आ जाए, तो इनसे मिलके वृद्धि आदेश होके क्या हो जाता है? औ हो जाता है। वृद्धि आदेश होके औ हो जाता है, तो ये वृद्धि आदेश है। अब एक बात समझ लो ध्यान से, एक बात समझ लो ध्यान से, कि यदि किसी शब्द के अंत में यह है और यह से पहले अधूरा वर्ण है, समझ रहे हो ना, तो वहां पर ए की जगह आ होगा, लघु ही दीर्घी और ए की जगह आई होगी, लघु दीर्घु और ओ की जगह औ होगा। समझ आ गया ना? री की जगह आर होगा। अब ये कैसे होगा? परम धन औदार्य होगा। अब ये औदार्य ए और औ मिलके क्या बनेंगे? औ बनेंगे। क्या बनेगा? वृद्धि आदेश। और ये औदार्य किससे मिलके बना है? मैंने क्या कहा था? उदार धन यह से मिलके बना है। शब्द के अंत में यह प्रत्यय के कारण इस लघु उ का औ हो गया है। उदार धन यह औदार्य बनेगा, इसलिए उत्तर कौन सा होगा? विकल्प डी होगा, ठीक है ना। बी कैसे होगा? औदार्य हो ही नहीं सकता, क्योंकि यह से पहले अधूरा वर्ण आ रहा है। जैसे आप लिखते हो ऐक्य, तो ऐक्य कैसे लिखा जाएगा? ऐसे लिखा जाएगा, क्योंकि ये किससे मिलके बना है? एक धन यह से, और यह प्रत्यय के कारण इस ए का क्या होगा? आई हो जाएगा। यह प्रत्यय के कारण इस ए का क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। तो ये प्रत्यय का नियम इसमें लगा हुआ है। हाँ बिल्कुल, 1 घंटे की होगी ये क्लास, आगे समझिए। निम्न में से यण स्वर संधि का उदाहरण नहीं है, पूछ रहा है कि यण स्वर संधि का उदाहरण नहीं है, कौन सा नहीं है? प्रत्यर्पण, तनवंगी, सप्तर्षि और पित्राज्ञा, कौन सा नहीं है? बहुत अच्छा उदाहरण है, ध्यान से और सोच के उत्तर देना है। सभी के कमेंट मेरे पास आ रहे हैं, कमेंट करके ये मत पूछा करो कि मेरे कमेंट आ रहे हैं क्या, सब के आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, क्या होगा इसमें? बहुत अच्छे उदाहरण है, ध्यान से और सोच के उत्तर देना है। हाँ बिल्कुल,
अगर एमसीक्यू को आप अच्छे से पढ़ लोगे तो आपको मैं ये वादा कर रहा हूं कि हिंदी में आपको कोई समस्या नहीं आएगी। बस इस एमसीक्यू क्लास वाले को, एमसीक्यू क्लास को अच्छे से और ध्यान से ले लेना, पूर्ण मनोयोग से ले लेना, ठीक है ना, समस्या नहीं आएगी आपको हिंदी में। देखो तो यण स्वर संधि का उदाहरण नहीं है प्रत्यर्पण, तनवंगी, सप्तर्षि, पित्राज्ञा। हाँ, सबका उत्तर देखो इसमें अलग हो गया। सी भी दे रहे हैं, डी भी दे रहे हैं, ए भी आ रहा है, बी भी आ रहा है। बिल्कुल अलग अलग उत्तर आ रहे हैं सभी के। समझ लो अब इसमें प्रत्यर्पण में होगा प्रतिधन अर्पण, प्रतिधन अर्पण, प्रत्यर्पण होगा प्रतिधन। तनवंगी का क्या होगा? तनु धन अंगी, तनवंगी। सप्तर्षि का क्या होगा? सप्त धन ऋषि होगा। और पित्राज्ञा का क्या होगा? पितृ धन आज्ञा होगा। अब देखो यण स्वर संधि में क्या होगा, ध्यान देना। ए या ई, उ या उ अथवा री के बाद क्या आ जाए? असमान स्वर आ जाए, इनसे अलग स्वर आ जाए, इनसे अलग स्वर आ जाए। तो ई या ई का क्या होता है? य होता है। उ या उ का क्या होता है? व होता है। ई या ई का य, उ या उ का व, और इस री का क्या होता है? रा होता है। एक बात ध्यान रखना, जब भी स्वर से व्यंजन बनेगा तो अधूरा, जब भी विसर्ग से व्यंजन बनेगा तो अधूरा, और जब भी किसी व्यंजन का आगम होगा तो भी अधूरा होगा। अब देखिए यहां पर, तो यहां पर कौन सी है? प्रतिधन अर्पण, प्रत्यर्पण, तनुधन अंगी, तनवंगी, पितृधन आज्ञा, पित्राज्ञा। लेकिन यहां पर कौन सी संधि है? ए या आ के बाद में असमान स्वर क्या आ जाए? ई या ई तो ए, उ या उ तो ओ, री आने पे अर हो जाता है। ये कौन सी संधि होगी? सप्तधन ऋषि सप्तर्षि गुण स्वर संधि होगी। यहां पर कौन सी संधि है? गुण स्वर संधि है। और बाकी सब में कौन सी संधि थी? यण संधि थी। उत्तर कौन सा होगा? विकल्प सी होगा। कुछ लोग डी बता रहे हैं जो गलत है। हाँ बिल्कुल, विकल्प सी उत्तर होगा, बाकी सब गलत थे। बाकी सब क्या है? यण स्वर संधि के हैं। तो इसलिए यण संधि के थे, ये गुण स्वर संधि का है, इसलिए उत्तर कौन सा होगा? विकल्प सी होगा। मनस्ताप शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। क्या होगा मनस्ताप का सही संधि विच्छेद? ध्यान से उत्तर देना है, मैं समय भी दे रहा हूं आपको। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल अवेलेबल रहेंगे। अब यहां उत्तर देना। मनस्ताप शब्द का सही संधि विच्छेद होगा मनस धन ताप, मने धन ताप, मनो धन ताप, या मनन धन ताप। क्या होगा इसका? हाँ तो कोई बात नहीं, देखो एक बार आपने गलती होनी है, यहां कर लो, हाँ यहां कर लो, या इनको वहां कर लो। तो या तो गलती को यहां कर लो या फिर वहां पेपर में कर लेना। तो एक बार गलती आपको करनी है, इसीलिए एमसीक्यू बैच चलाया है कि अगर आप गलती यहां कर रहे हो तो वो गलती रिपीट वहां नहीं होगी। अब ऐसा नहीं कि जानबूझ के गलत करना, आते हुए भी, ठीक है ना, आते हुए गलत नहीं करना है। मनस्ताप शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? उत्तर आ रहा है विकल्प बी। हाँ विकल्प बी आ रहा है। कुछ इसमें अलग भी उत्तर दे रहे हैं। विकल्प बी जो दे रहे हैं, जो बिल्कुल सही दे रहे हैं, क्योंकि मने धन ताप होगा, मन है धन ताप होगा। विसर्ग से पहले क्या आ रहा है? कोई मायने नहीं रख रहा है। यहाँ विसर्ग के बाद में क्या आ रहा है? तैथ है या से, तो विसर्ग का क्या हो जाता है? दंत से हो जाता है। नियम होता है विसर्ग से पहले कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, विसर्ग के बाद में क्या आ जाए? तय, थे या दंत से। तो इस विसर्ग का भी क्या हो जाता है? दंत से हो जाता है। तो मने धन ताप क्या बनेगा? मनस्ताप बनेगा। बात करें संधि की तो कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि होगी। संधि कौन सी होगी? विसर्ग संधि होगी। संधि को क्या नाम देंगे?
विसर्ग संधि नाम देंगे, क्योंकि विसर्ग का दंत से हो रहा है। हाँ बिल्कुल, विकल्प भी उत्तर है, विकल्प भी। उत्धन हरण का सही संधि रूप कौन सा है? उत्धन हरण का बताइए। सही है कप्तान शेखावत, बी विसर्ग संधि। हाँ आगे समझिए और ध्यान से उत्तर देना है कि उत्धन हरण का सही संधि रूप कौन सा है? उद्धरण, उत्हरण, उद्धरण या उद्धारण, क्या होगा? सभी के कमेंट आ रहे हैं मुझे। हाँ, नाम लेने के चक्कर में कमेंट मत किया करो, क्योंकि मैं नाम लूंगा ही नहीं, नाम की वजह से डिस्टर्ब होते हैं फिर बाद में। हाँ तो बताइए उत्धन हरण का सही संधि रूप कौन सा है? ए, बी, सी या डी? देखो नियम होता है तय अथवा दय के बाद में क्या आ जाए? है वर्ण आ जाए। तो तय अथवा दय का तो हो जाता है दय, और इस है का हमेशा अगले वर्ण के वर्ग का चौथा बनता है। तय अथवा दय के बाद में है वर्ण आएगा तो तय अथवा दय का दय और है का अगले वर्ण के वर्ग का चौथा होगा। तो तय अथवा दय वर्ग का चौथा दय होता है। तो उत्धन हरण, तो उत्धन हरण तो तय का तो क्या हो गया? दय, और है का क्या हो गया? दय। मिला के लिखा तो क्या बना? उद्धरण बना। तो इसमें संधि की बात करें तो कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि होगी। अगर संधि की बात करें तो यहाँ कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि होगी। हाँ, उत्धन हरण उद्धरण होगा, बिल्कुल विकल्प ए उत्तर होगा। निम्न में से स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। स्वर संधि का उदाहरण नहीं है, कौन सा नहीं है? ध्यान से उत्तर देना। देखो, भाग्योदय, पावक, वागीश, अपेक्षा, क्या होगा इसमें? तो भाग्योदय का क्या होगा? ध्यान रखना, इसमें नहीं है, पूछ रहा है। भाग्योदय का क्या होगा? भाग्य धन उदय होगा। भाग्योदय का क्या होगा? भाग्य धन उदय होगा। पावक का क्या हो जाएगा? पौ धन अक हो जाएगा, पौ धन अक पावक। वागीश का क्या होगा? वाक धन ईश हो जाएगा, वागीश। और अपेक्षा का क्या होगा? अप धन इच्छा, अपेक्षा। अब बताइए इसका क्या होगा? पूछा क्या जा रहा है कि स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। कौन सा नहीं है? बिल्कुल, कौन सा नहीं है? हाँ, कौन सा नहीं है? इसमें वागीश नहीं है। क्यों? क्योंकि वागीश व्यंजन संधि का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? व्यंजन संधि का उदाहरण है। इसलिए उत्तर कौन सा होगा? विकल्प सी होगा। वाक धनीश वागीश बनेगा। हाँ, विकल्प सी उत्तर होगा। निष्ठा शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। हाँ बिल्कुल, निष्ठा शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा? अब आप में से बहुत से ऐसे होंगे जो पटवार की तैयारी भी कर रहे हैं और एसआई की भी, दोनों के लिए बहुत उपयोगी क्लास होगी, ये ध्यान से समझ लेना। हाँ, पटवारी में भी बहुत काम आएगी और एसआई के लिए भी बहुत जरूरी होगी। तो जो टॉपिक आपके पटवार में है वो सब तो एसआई में भी है। एसआई में बहुत ज्यादा टॉपिक लगे हुए हैं, तो ये सब काम आएंगे आपके एसआई। निधन स्था, निये धन स्था, निधन स्था, निष्धन स्था या निष्धन था, कौन सा होगा? नहीं आते, वर्ण विचार से सिलेबस में आपके प्रश्न नहीं आते। वर्ण विचार मैंने आपको पढ़ाया जरूर था जिससे कि आप संधि के बारे में समझ सको, जान सको, क्योंकि सिलेबस में शुरुआत ही आपकी संधि से होती है। वर्ण विचार के प्रश्न आपके नहीं आते हैं, इसलिए संधि से शुरुआत करी है मैंने। निष्ठा शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा है? उत्तर अधिकांशतः इसका विकल्प ए दे रहे हैं। निष्ठा का संधि विच्छेद कौन सा होगा? विकल्प बी उत्तर होगा। नियम होता है, क्या नियम होता है? ए या उ के बाद में क्या आ जाए? स या थ वर्ण आ जाए तो दंत स का मूर्धन्य से, दंत स का मूर्धन्य से और इस थ का ठ हो जाता है। अब देखो, ई के बाद में स या थ आ रहा है, दंत स का मूर्धन्य से
और थ का ठ होगा, मिला के लिखेंगे तो क्या बनेगा, निष्ठा बनेगा। संधि की बात करें, कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि होगी। संधि की बात करें तो कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि होगी। तो समझ आया विकल्प ए वालों, ए नहीं बी होगा, ठीक है ना। व्यंजन संधि होगी, ई या ऊ के बाद में स या थ आने पर ये मूर्धन्य व्यंजन संधि में आता है, ठीक है ना। स का थ और थ का ठ हो, स का मूर्धन्य स और थ का ठ हो जाता है। तो इसका ध्यान रखना, उत्तर विकल्प बी होगा। निम्नांकित में से विसर्ग संधि से बना शब्द है, विसर्ग संधि से, प्रतिष्ठा, हाँ हाँ बिल्कुल आ रही है, कोई बात नहीं, आप तो पूरा ध्यान हाँ समझने पे दो। निम्नांकित में से विसर्ग संधि से बना शब्द है, प्रतिष्ठा, अजंत, परोक्ष या नवोदय, कौन सा होगा। हाँ साफ दिखाई नहीं दे रहा, क्यों। अरे सबको थोड़ी समस्या आ रही है, एक सरदार जी के अलावा, सरदार भाई का ही कमेंट है, बाकी सबको तो साफ दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा। हाँ एसआई में वर्ण विचार है, वो तो आपको अवश्य ही पढ़ना है। अरे आ रहे हैं भाई, सभी के कमेंट आ रहे हैं, ये कमेंट मत किया करो, मैं बार बार आपको बोलता हूं कि मेरे कमेंट आ रहे हैं क्या सर, ये कमेंट मत किया करो, सबके कमेंट आ रहे हैं। आप भेज रहे हो, आएंगे क्यों नहीं, भेजोगे तो अवश्य आएंगे, सबके आ रहे हैं। तो विसर्ग संधि से बना शब्द है, कौन सा है, ध्यान से देखना। प्रतिधन स्था, प्रतिधन स्था क्या बनेगा, प्रतिष्ठा बनेगा। अच धनंत क्या हो जाएगा, अच धनंत मिला के लिखोगे तो अजंत हो जाएगा। और परय धन अक्ष भी लिखा रहता है, ध्यान रखना, परय धन अक्ष भी लिखा मिल सकता है और अक्षी भी लिखा मिल सकता है। तो याद क्या रखना है, अक्षी का शेष बचता है अक्ष, अक्षी का अक्ष शेष बचता है, निशा का निश शेष बचता है और रात्रि का रात्र शेष बचता है। तो अक्षी का क्या शेष बचेगा, अक्ष, निशा का क्या शेष बचेगा, निश, और रात्रि का क्या शेष बचता है, रात्र। तो अक्षी भी लिखा मिल सकता है और अक्ष भी, ठीक है ना, ध्यान रखना। हाँ और नवोदय का क्या होगा, नवधन उदय होगा, नवधन उदय का क्या होगा, नवोदय होगा। तो देखिए यहां पर पूछ रहा है विसर्ग संधि से बना शब्द है, तो परोक्ष किससे बना है, विसर्ग से। प्रतिष्ठा में कौन सी संधि है, प्रतिधन स्था, प्रतिष्ठा, तो ये कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। यहां कौन सी संधि है, व्यंजन संधि है। पहला विकल्प व्यंजन संधि का है, दूसरा विकल्प भी व्यंजन संधि का है, तीसरा विसर्ग संधि का है, और ए और उ मिलके ओ हो रहे हैं, इसलिए यहां पर गुण स्वर संधि होगी, यहां पर गुण स्वर संधि होगी। तो बिल्कुल सही उत्तर है हाँ हाँ। तो विकल्प कौन सा है, सी उत्तर होगा। निम्नलिखित में से गुण संधि का उदाहरण नहीं है, पूछ रहा है, गुण संधि का उदाहरण नहीं है, कौन सा नहीं है, ध्यान से उत्तर देना। महाधन ऋषि क्या होगा, महर्षि, तो महर्षि का क्या बनेगा, महाधन ऋषि बनेगा, महाधन ऋषि महर्षि बनेगा। जलधन ऊर्मी क्या बनेगा, जलोर्मी बनेगा, जलधन ऊर्मी जलोर्मी बनेगा। पितृधन आज्ञा, पितृधन आज्ञा क्या बनेगा, पित्राज्ञा बनेगा। और यथा धनिष्ठ यथेष्ट बनेगा, यथा धनिष्ठ यथेष्ट बनेगा। तो पूछ क्या रहा है कि गुण स्वर संधि का उदाहरण है, कौन सा है, आ और ई मिलके क्या बन रहे हैं, ए, प्रथम शब्द का अंतिम स्वर आ, दूसरे का ई, आ और ई मिलके क्या बने, ए, यथाधनिष्ठ यथेष्ट होगा, गुण स्वर संधि। देखो महाधन ऋषि, आ और ई मिलके क्या बने, आ और री, अल, अर बने। अब यहां पूछ रहा है कि नहीं है, तो यथेष्ट, अच्छा नहीं है पूछ रहा है, क्षमा चाहूंगा, नहीं है पूछ रहा है, तो आ और ई मिलके ए बने,
ये भी है, आ और ऊ मिलके ओ बने, ये भी है, पहला भी है, दूसरा भी है, चौथा भी है, लेकिन कौन सा नहीं है? तीसरा नहीं है। नहीं है पूछ रहा है नहीं? नहीं है पूछ रहा है। कौन सा होगा? तो पितृधन आज्ञा। अब ये कौन सा नियम लग रहा है? री के बाद में क्या आ रहा है? असमान स्वर आ रहा है। क्या आ रहा है? असमान स्वर आ रहा है। तो इस री का क्या हो जाएगा? रे हो जाएगा। रे कैसा बनेगा? हलंत बनेगा। तो ई या ई, ऊ या ऊ और री के बाद असमान स्वर आए तो वहां पर क्या होता है? यण स्वर संधि होती है। तो पित्राज्ञा में कौन सी संधि है? यण स्वर संधि है। कौन सी संधि है? यण स्वर संधि है। तो यहां पर नहीं है पूछ रहा था। तो पहला, दूसरा और चौथा विकल्प गुण स्वर संधि के हैं। किसमें नहीं है? तीसरे में, क्योंकि तीसरा यण स्वर संधि का उदाहरण है। तो मैंने यही कहा था रेखांकित जरूर करना, हमसे कई बार है और नहीं है की गड़बड़ हो जाती है। तो यहां पर है कौन से? पहला, दूसरा, चौथा नहीं है, पित्राज्ञा यण स्वर संधि है। विकल्प सी उत्तर होगा। निम्नलिखित में से अशुद्ध संधि विच्छेद है। अशुद्ध, तत् धन रूप तद्रूप, अपधन में अन्मय, अनुधन इति अन्विति, महाधन ऐश्वर्य महेश्वर्य। योगी स्वर का संधि विच्छेद क्या होगा? अब तो मैं ना जो चल रहा है उसको समझ लिया करो, अलग से पूछने के चक्कर में जो चल रहा है उसको भी मत छोड़ा करो, ठीक है? इतने सरल पूछ के अपना और मेरा समय खराब मत किया करो। योगी स्वर में योगिन धन ईश्वर होता है। अब योगिन का रूप बन जाता है योगी, तो योगी धन ईश्वर योगी स्वर बन जाता है, ठीक है? योगी धन ईश्वर योगी स्वर बनेगा, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। हाँ बिल्कुल। क्या होगा आगे देखिए। तो अशुद्ध संधि विच्छेद पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध संधि विच्छेद है। तत् धन रूप तद्रूप, अपधन में अन्मय, अनुधन इति अनुमिति और महाधन ऐश्वर्य महेश्वर्य। कौन सा होगा बताइए? देखो, तय अथवा दय के बाद में रे बनाया तो तय का अपने वर्ग का तीसरा हो गया, तो तत् धन रूप तद्रूप हो जाएगा। हाँ, अरे गुण नहीं है, पितृधन आज्ञा। री के बाद असमान स्वर आने पर क्या हो जाएगा? असमान स्वर आने पर, तो री के बाद असमान स्वर आएगा, री का रे होगा। ई या ई, ऊ या ऊ और री के बाद असमान स्वर आने पर क्या हो जाता है? इसमें क्या बन जाता है? तो इसका ध्यान रखना। किस में बताया था गुण संधि? प्रश्न बताओ वो। तो री के बाद असमान स्वर आने पर री का रे हो जाता है। देखो यहाँ तत् धन रूप तद्रूप, यहाँ कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। यहां भी व्यंजन। पै के बाद में मैं आ रहा है, आपको अच्छे से पता है। वर्ग के प्रथम वर्ण कै, चे, टे, ते या पै के बाद क्या आ जाए? पंचम वर्ण आ जाए। क्या आ जाए? पंचम वर्ण आ जाए। तो कै, चे, टे, ते, पै का अपने वर्ग का कौन सा हो जाता है? पांचवा होगा। पंचम वर्ण आने पर पांचवा होगा, ठीक है ना? तो देखो यहां पर कै का अपने वर्ग का पांचवा अंग होगा। कै का अपने वर्ग का पांचवा क्या होगा? अंग होगा। अंग। इसका या होगा, इसका अणे होगा, यहां पर ने होगा और यहां पर मैं होगा। तो वर्ग के प्रथम वर्ण कै, चे, टे, ते, पै के बाद पंचम वर्ण आ जाए तो कै, चे, टे, ते, पै का अपने वर्ग का पांचवा हो जाता है। तो देखिए यहां पर, तो अपधन में तो पै के बाद अब पांचवा वर्ण होगा अपने वर्ग का। पै वर्ग का पांचवा क्या होता है? मैं होता है। तो अपधन में क्या होगा? अम्मे होगा। उपमन में उम्मे हो जाता है। तो उत्तर विकल्प बी होगा। अनुधन इति अनुविति, ऊ का वह हो रहा है। पहले विकल्प में व्यंजन, दूसरे में व्यंजन, तीसरे में क्या है? अनुधन इति। तो यहां पर कौन सी संधि होगी? यहां पर व्यंजन संधि होगी। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। यहां विकल्प में कौन सी? अनुधन इति, ऊ का वह होने के कारण ई ऊ का ये यण स्वर संधि होगी। और आ और आई मिलके आई बनेंगे। यहां पर कौन सी संधि होगी? वृद्धि स्वर संधि होगी। इसलिए उत्तर कौन सा होगा? विकल्प बी होगा। तो ये बात समझ आ गई होगी, ध्यान रखना, विकल्प बी उत्तर है। निम्नलिखित में से अशुद्ध संधि विच्छेद है। अशुद्ध संधि विच्छेद पूछ रहा है, कौन सा अशुद्ध संधि विच्छेद है? हाँ, कल से इनका फॉन्ट साइज थोड़ा बड़ा रखेंगे जिससे कि आपको स्पष्ट दिखाई दे। आज के लिए एडजस्ट कर लो। हाँ बिल्कुल। अब बताइए इसमें कि निम्नलिखित में से अशुद्ध संधि विच्छेद है।
हाँ मुकेश चौधरी, शायद सिर्फ आपको समस्या आ रही है आवाज की, बाकी किसी भाई बहन को और कोई कंफ्यूजन आ रही है क्या, आवाज में कोई समस्या आ रही है क्या? हाँ बिल्कुल। तो छत्र धन छाया छत्र छाया, उद धन शासन उच्छासन, निय धन रोग निरोग और उत धन शिष्ट उच्छिष्ट। तो अशुद्ध संधि विच्छेद पूछ रहा है, क्या होगा इसका? अशुद्ध पूछ रहा है, अशुद्ध संधि विच्छेद कौन सा है? ध्यान से उत्तर देना इसका। गवाक्ष का संधि विच्छेद गोधन अक्ष होगा, गोधन अक्ष गवाक्ष, ठीक है ना? सही आ रही है बिल्कुल। सबका अलग आ रहा है, और ये उदाहरण मैंने जानबूझ के दिया था क्योंकि एक बहुत बड़ी समस्या है, एक बहुत बड़ी समस्या है उत और उद की, इसकी वजह से मैंने ये उदाहरण दिया, समझना अब यहां पर, ठीक है? छत्र धन छाया, छत्र छाया, पहले नियम में क्या है, यदि किसी स्वर के बाद क्या आ जाए, छह वर्ण आ जाए, तो स्वर और छह के बीच किसका आगम हो जाता है, चय का। पहला नियम पहले वाले का ये है। उद धन शासन, तो उद धन शासन, अब छत्र छाया किससे बना है, यदि किसी स्वर के बाद छह वर्ण आए तो स्वर और छह के बीच चय का आगम हो जाता है, व्यंजन संधि, उद धन शासन। अब देखो एक बहुत बड़ी समस्या चल रही है हिंदी में, ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन है कि उत करें या उद करें, उत कहाँ आएगा उद कहाँ आएगा, ठीक है ना? हाँ कहाँ आएगा, ये बहुत बड़ी समस्या है उत और उद में, कि कहाँ उद आता है कहाँ उत आता है, उद कहाँ आएगा उत कहाँ आएगा, उद कहाँ आएगा? तो कै खे ते थे पे फे और से, ये 7 वर्णों के साथ। हाँ बिल्कुल कमलेश रावल, क्या होगा एक बार ध्यान देना। हाँ देखिए, उद कै खे ते थे पे फे और से, इन 7 वर्णों के साथ, तो इनको कैसे याद रखोगे, का खा ता था पाफा और सा, सै पे आके हो रहे हैं 7 वर्ण। तो काखा मतलब होता है काका, काका, ताथा मतलब होता है तथा, काका तथा, पाफा मतलब होता है पापा, और सै पे आके कितने वर्ण हो रहे हैं 7। तो काका तथा पापा के साथ कौन आएंगे, दादाजी आएंगे, मतलब उद आएगा। काका तथा पापा के साथ कौन आएंगे, दादाजी आएंगे, क्योंकि काका ताथा पापा। अब समस्या क्या आती है, कुछ विद्वान कहते हैं उत होता है, कुछ कहते हैं उद होता है। अब हम कहीं भी उत लगा देते हैं जहां मन करता है, कहीं भी उद लगा देते हैं, कहीं भी उत लगा देते हैं। ये समस्या का समाधान कैसे होगा, तो काका तथा पापा के साथ कौन आएंगे, दादाजी। लेकिन दादाजी चल बसे तो उनका स्थान कौन ले लेंगे, ताऊ जी। तो उत कब आएगा, इनके अलावा कोई वर्ण आ रहा होगा, ठीक है ना? हाँ देखिए, तो यहां पर उद आएगा क्या, नहीं, क्योंकि यहां पर इनमें से कोई नहीं आ रहा, तो ये उत आएगा। तो उत धन शासन क्या बनेगा, उच्छासन बनेगा। तो तय अथवा दय के बाद में से वर्ण आएगा, तय अथवा दय का च और से का छ हो जाता है, तो उत धन शासन उच्छासन होगा। तो दूसरा जो विकल्प है वो कैसे बन रहा है, तय अथवा दय के बाद में क्या आ रहा है, से वर्ण आ रहा है, तो उत तय अथवा दय का क्या हो जाता है, च, और इस से का क्या हो जाता है, छ हो जाता है। क्या हो जाता है, देखिए, इस तय अथवा दय का हो जाएगा च और इस से का हो जाएगा छ, उत धन शासन उच्छासन होगा। अब निय धन रोग, हाँ निय धन रोग, विसर्ग के बाद निय के बाद में रेवण आ जाए
तो ये कौन सा नियम लग रहा है तीसरे में? निये अथवा दुए के बाद क्या आ जाए? रे वर्ण आ जाए। तो निये अथवा दुए में आने वाले विसर्ग का हो जाता है लोप, और इस लघु ई का क्या हो जाता है? दीर्घ ई, और इस लघु ऊ का क्या हो जाता है? दीर्घ ऊ हो जाता है। ये तीसरा नियम है। तो निये धन रोग नी रोग बिल्कुल सही लिखा हुआ है। इन दोनों में कौन सी संधि थी? व्यंजन संधि। यहां कौन सी संधि थी? व्यंजन संधि। यहां पर कौन सी संधि है? विसर्ग संधि। और उत्धन शिष्ट, अब तय के बाद में स आ रहा है, तो तय का तो क्या होगा? च होगा, और इस स का क्या होगा? छ होगा। मिला के लिखेंगे तो क्या बनेगा? उच्छिष्ट बनेगा। उत्धन शिष्ट उच्छिष्ट बनेगा। अरे निखिल सोलंकी, निरोग नहीं होता, निरोग होता है। गलत बोलते हो आप। निरोग, निरोग नहीं होता, निरोग होता है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना। हाँ, तो देखो, तो यहां भी कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। कौन सी संधि है? व्यंजन संधि है। तो इसलिए उत्तर कौन सा होगा? विकल्प बी होगा, उद नहीं उत आएगा। हाँ हाँ, तो कुछ लोगों को तो अभी तक यही नहीं पता है कि निरोग होता है या निरोग होता है। निरोग नहीं होता, निरोग होता है। ठीक है ना, निरोग, नीरस, नीरव, नीरंध्र ये होते हैं। उत्तर विकल्प बी होगा। परमौषध का सही संधि विच्छेद है, क्या होगा? परमौषध का सही संधि विच्छेद क्या होगा? बीना चौधरी क्या कह रहे हो? डी का अर्थ झूठा होता है क्या? कहां है? उच्छिष्ट। उच्छिष्ट का मतलब क्या होता है? उच्छिष्ट कहते हैं उत्धन शिष्ट। शिष्ट का मतलब होता है आचरण, उच्छिष्ट का मतलब होता है इधर उधर फैला हुआ। कह देते नहीं है क्या? ऊपर उछला हुआ, इधर उधर फेंका हुआ, ये होते हैं। हाँ, निरोग में, निरोग नहीं, निरोग में समास कौन सा होता है? अव्यय भाव। कौन सा समास होता है? अव्यय भाव। हाँ, स्वरूप जी कह रहे हैं कि डी में हलंत नहीं आएगा क्या? किस में हलंत की बात कर रहे हो? तय हलंत है, यहाँ सह पूरा है, सही तो लिखा हुआ है। परमौषध का सही संधि विच्छेद है। हाँ बिल्कुल, परमौषध का। तो परम धन औषध, परम धन औषध, परम धन औषध या परम धन औषध, कौन सा होगा? बिल्कुल उत्तर अधिकांशतः इसका विकल्प बी दे रहे हैं। अधिकांशतः सभी का उत्तर इसमें विकल्प बी आ रहा है। हाँ, जब से संधि का ज्ञान हुआ है तब से मने कामना ही बोलते हैं। मने कामना होता है, मनोकामना नहीं होता। हाँ बिल्कुल। तो देखिए, परम औषध आपको अच्छे से पता है, ए या आ के बाद में क्या आ जाए? ओ या औ आ जाए, तो इनका वृद्धि आदेश हो जाता है। क्या हो जाता है? वृद्धि आदेश हो जाता है। तो परम धन औषध परमौषध हो जाएगा। बात करेंगे संधि की, तो कौन सी संधि होगी? वृद्धि स्वर संधि होगी। कौन सी संधि होगी? वृद्धि संधि होगी। वृद्धि संधि होगी। परम धन औषध परमौषध होगा। विकल्प बी। निम्न में से यण संधि का उदाहरण नहीं है, नहीं है। न्यून, उपर्युक्त, गायक या अध्यापक। हाँ बिल्कुल, क्या होगा इसका उत्तर? ध्यान से उत्तर देना। मजा आ गया सर, धन्यवाद राजकुमार मीणा। यण संधि का उदाहरण नहीं है। न्यून, उपर्युक्त, गायक, अध्यापक। उच्छासन नहीं होता है, उत्धन शासन उच्छासन होता है। ठीक है ना, उत्धन शासन उच्छासन होता है। तय के बाद से आने पे तय का च और से का छ हो जाता है। हाँ बिल्कुल। तो यहां पूछ रहा है यण संधि का उदाहरण नहीं है। कौन सा नहीं है? देखो, न्यून का क्या होगा विच्छेद? नि धन ऊन होगा न्यून। उपर्युक्त का क्या होगा? उपरि धन उक्त होगा उपर्युक्त। गायक क्या होगा? गई धन अक होगा।
अध्यापक अधिधन आपक होगा, अधिधन आपक होगा। तो देख लो, निधन उ न्यून यण स्वर संधि का ये ऊपरी धन उक्त उपयुक्त ऊपर कहा हुआ, और गई धन अक आई, तो ए आई ओ और औ के बाद असमान स्वर आए तो ए का अय, आई का आय, ओ का अव और औ का आव हो जाता है, क्योंकि यहां पर कौन सी संधि होगी? अयादि स्वर संधि होगी। कौन सी संधि होगी? अयादि स्वर संधि होगी। उत्तर कौन सा होगा? विकल्प सी होगा, जो बिल्कुल सही था सभी का। हाँ बिल्कुल। युधिष्ठिर का सही संधि विच्छेद होगा। बहुत अच्छा उदाहरण पूछा है, इसका ध्यान से उत्तर देना है। युधिष्ठिर का, हाँ बिल्कुल, युधिष्ठिर का सही संधि विच्छेद है युद्ध धन स्थिर, युद्धीय धन स्थिर, युद्धि धन स्थिर या युद्ध धन ठिर। बहुत अच्छा उदाहरण है, ध्यान से उत्तर देना। नियम क्या लग रहा है इसमें? व्यंजन संधि का नियम है। इ या उ के बाद में स या थ वर्ण आ जाए, दंत स का मूर्धन्य से, दंत स का मूर्धन्य से और इस थ का ठ हो जाता है। दंत स का मूर्धन्य से और इस थ का ठ हो जाता है। क्या होगा इसमें? ध्यान से और सोच के उत्तर देना है। युधिष्ठिर, युधिष्ठिर का सही संधि विच्छेद है युद्ध धन स्थिर, युद्धीय धन स्थिर, युद्धि धन स्थिर या युद्ध धन ठिर। उत्तर अलग आ रहा है, बी भी दे रहे हैं कुछ, इसका कुछ सी दे रहे हैं। अरे नियम में आपको पहले ही बता चुका हूं, ई या उ के बाद में स या थ बना जाए तो दंत स का मूर्धन्य से और थ का ठ हो जाता है। अब यहां पर विकल्प कौन सा होगा? सी होगा, क्योंकि प्रारंभ में क्या आ जाए? ई या उ, और उसके बाद में स या थ आ जाए तो दंत स का मूर्धन्य से और थ का ठ हो जाता है। बात करें अगर संधि की, कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि होगी। बात करें अगर संधि की तो कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि होगी। आप खुद ही देख लो कितने सरल उदाहरण भी आपसे गलत हो रहे हैं, इसका मतलब आप रटते आए हो आज तक। और मैं बार बार याद दिलाता हूं कि लकीर का फकीर नहीं बनना और कोई नियम रटना नहीं है, समझना है। समझ के पढ़ोगे तो ये समस्या नहीं आएगी। अब एक चीज का विशेष ध्यान रखना, जो भी आप पढ़ो उसको नियम के अनुसार पढ़ना है, रटना कहीं नहीं है। हाँ बिल्कुल। तो देखिए विकल्प सी उत्तर होगा। निम्न में से किस विकल्प में अशुद्ध संधि विच्छेद है? अशुद्ध, श्रेष्ठ धनती सृष्टि, उद धन धृत उद्धृत, निधन स्तुर निष्ठुर, सत धन जन सदजन। बहुत अच्छे उदाहरण हैं। कौन सा उत्तर होगा इसमें से? ध्यान से और सोच के उत्तर देना है। बिल्कुल, तो अशुद्ध संधि विच्छेद पूछ रहा है। सर टाइमिंग क्या है? टाइमिंग है इसका, टाइमिंग होता है अपना 10:30 से 11:30 बजे, ठीक है ना? 10:30 से 11:30 बजे। तो किस विकल्प में अशुद्ध संधि? टेक पोल क्या होता है? टेक पोल का मतलब होता है कि किसने क्या आंसर दिया, कितने % लोगों ने ए उत्तर दिया, कितने % लोगों ने बी उत्तर दिया, कितने ने % ने सी दिया और कितने % ने डी दिया। इसको कहते हैं टेक पोल। पोल ले लो आप, कितने % लोग क्या उत्तर दे रहे हैं। तो यहां पूछ रहा है अशुद्ध संधि विच्छेद है, तो श्रेष्ठ धनती, तो पहला जो है वो क्या कह रहा है कि यदि मूर्धन्य स के बाद क्या आ जाए? त या थ वर्ण आ जाए, सॉरी मूर्धन्य स के बाद में क्या आ जाए? त या थ वर्ण आ जाए, तो इस त का तो हो जाता है ट। देखो ध्यान से समझना, तो ट का, अब देखो श्रेष्ठ धनती, तो त का ट होगा और इस थ का ठ हो जाएगा। ये पहले का नियम है। दूसरा नियम क्या है? दूसरा वाले का नियम है, ये भी समझना। दूसरा नियम कौन सा लगा हुआ है? मैं देखो साथ के साथ व्याख्यात्मक रूप में भी लिखता जा रहा हूं यहां। दूसरा नियम क्या है? तय अथवा द के बाद में क्या आ जाए? तय अथवा द के बाद में है वर्ण आ जाए, तो तय अथवा द का तो हो जाता है द
और इस है का अगले वर्ण के वर्ग का चौथा अर्थात ध हो जाता है। ये तीसरे का नियम था। और चौथा का तीसरे का दूसरे का था नी तय अथवा द के बाद में है। तीसरे का नियम क्या है? इ या उ के बाद में क्या आ जाए? स या थ वर्ण आ जाए। दंत स का मूर्धन्य स और इस थ का ठ हो जाता है। और चौथे का नियम क्या है? तय अथवा द के बाद, तय अथवा द के बाद ज या झ वर्ण आ जाए तो इस तय अथवा द का क्या हो जाता है? ज हो जाता है। अब यहां पर ये सारे मैंने आपको चारों के चारों विकल्पों के या बता दिए कैसे कैसे बने हैं। अब आ जाओ यहां पर श्रिष्ट धंती सृष्टि, तो यहां मूर्धन्य स के बाद तय आया तो तय का ट हो गया। यहां पर उद धन धृत नहीं होगा, ये उद धन धृत नहीं होगा, ये गलत लिखा हुआ है। ये क्या होगा? उत धन हृत होगा। उत धन क्या होगा? हृत होगा। अब तय के बाद में है आया तो इस तय का तो हो गया द और इस है का अगले वर्ण के वर्ग का चौथा अर्थात ध हो गया। ध अधूरा है, री मिलके पूरा हो जाएगा, ठीक है ना। तो उत धन ऋत उद्धृत हो जाएगा। निय धन स्तुर, अब निय धन स्तुर तो ई के बाद में स या थ वर्ण आया, ई या उ के बाद तो दंत स का मूर्धन्य से और थ का ठ हो गया, इसमें ये नियम। और तय अथवा द के बाद में ज या झ वर्ण आ जाए तो तय अथवा द का भी ज हो जाता है। उत्तर कौन सा होगा? विकल्प बी होगा, क्योंकि उद धन धृत नहीं उत धन हृत होता है। हाँ, तो विकल्प बी उत्तर होगा। अगला प्रश्न है विपद धन जाल का संधि रूप क्या होगा? अब तय अथवा द के बाद आपको अभी बताया था मैंने, तय अथवा द के बाद ज या झ वर्ण आ जाए तो तय अथवा द का ज हो जाता है। इसी से मिलता एक बहुत अच्छा उदाहरण है उत धन ज्वल। ये शब्द शुद्धिकरण में भी बहुत पूछा जाता है। तय के बाद में ज आया तो इस तय का भी क्या हो गया? ज हो गया। जब इसको मिला के लिखा तो क्या बना? उज्ज्वल बना। तो उत धन ज्वल क्या होगा? उज्ज्वल होगा। हाँ बिल्कुल। पोल से क्या करना, आप तो सीधा उत्तर दो, ध्यान से समझने दो, भाड़ में डाल दो उस पोल को। क्या करना? पोल से अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो। पोल की जरूरत तब पड़ती है जब हमें नकल करनी हो। अधिकांश लोग 70% इसका ए उत्तर दे रहे तो मैं भी ए दे दूं, इसलिए आपको तो खुद पे कॉन्फिडेंस रखना है। आपने कह दिया कि ए है तो ए ही है, ये ध्यान रखना। अब देखिए विपद धन जाल, तो तय अथवा द के बाद में ज या झ वर्ण आ जाए तो तय अथवा द का भी ज हो जाता है, ज हो गया। तो यहाँ कौन सा होगा? विकल्प सी होगा, क्योंकि विपद धन जाल विपद जाल होगा। बात अगर संधि की करें तो व्यंजन संधि होगी। कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि होगी। विकल्प सी उत्तर होगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न है यण संधि की पहचान है, आपको अच्छे से पता है। यण संधि की पहचान क्या है? इ ई उ उ या री के बाद क्या आ जाए? असमान स्वर आ जाए। क्या आ जाए? असमान स्वर आ जाए। तो ई या ई का क्या हो जाता है? य। ई या ई का क्या हो जाता है? य। उ या उ का क्या हो जाता है? व। और इस री का क्या हो जाता है? र। तो जाहिर सी बात है यहाँ कौन सी उत्तर हो जाएगा? विकल्प डी उत्तर होगा। बस ध्यान ये रखना, ये सब कैसे आएंगे? हलंत आएंगे। तो ये वह रह अधूरे, ये यण स्वर संधि की पहचान होती है। अतिशयोक्ति शब्द में कौन सी संधि है? तो आपको अच्छे से पता है, ध्यान रखना। अतिशयोक्ति में स जो आधा लिखते हैं वो गलत होता है, शब्द शुद्धिकरण में आता है। अतिशयोक्ति में कौन सा होगा? गुण स्वर संधि होगी, नहीं होगी? क्यों होगी? क्योंकि अतिशय, अतिशयोक्ति कहते हैं किसी बात को, कहावत को। उक्ति माने होता है कहावत, अतिशय माने होता है बहुत बड़ा चढ़ा के कहना। तो ए के बाद में उ आया तो मिलके क्या हो गया? ओ। तो ए आ के बाद में असमान स्वर उ या उ आ जाए तो ओ हो जाता है, गुण स्वर संधि होगी। प्रश्न अगला है अभीप्सा शब्द का सही संधि विच्छेद होगा। अभीप्सा का मतलब होता है जिसकी हमें बहुत चाहना होती है, अत्यधिक इच्छा होती है, उसे कहते हैं अभीप्सा। चाहना, इच्छा। तो देखिए क्या होगा अभीप्सा का संधि विच्छेद? तो आपको अच्छे से पता है ई या ई के बाद में समान स्वर ई या ई ही आ जाए, मिलके क्या हो जाता है? दीर्घ हो जाता है, दीर्घ आदेश हो जाता है। तो ई या ई के बाद में समान स्वर ई या ई आने से दीर्घ हो जाती है। कौन सा उत्तर होगा? विकल्प, हाँ, ए डी और सी सब आ रहे तुम्हारे, तो मेरा तो उत्तर विकल्प सी होगा। अभिधनिप्सा
अदीप्सा होगा, दीर्घ स्वर संधि होगी। और अर्थ लिखना चाहो तो लिख लेना, अदीप्सा का अर्थ होता है चाहना या इच्छा। अंतिम प्रश्न है कि किस विकल्प में अशुद्ध संधि विच्छेद है? अशुद्ध संधि विच्छेद किस विकल्प में है? महाधन आशय महाशय, जिसका कहना श्रेष्ठ होता है, जिसने कह दिया वही फाइनल है, वो महाशय होता है, जिसका कहना श्रेष्ठ हो। महाधन अमात्य महामात्य होता है, गिरिधन ईश गिरीश होता है, और सचिधन इंद्र सचिंद्र होता है। इसमें अशुद्ध संधि विच्छेद कौन सा है, इसका आपको ध्यान से उत्तर देना है। बहुत अच्छा उदाहरण है, ध्यान से उत्तर देना। निशा शेखावत जी कह रही हैं मेरा तो सी है, आपका क्या है, बाकी सबका क्या है? तो बाकी सब बताइए क्या होगा। इच्छा तो बड़ी ही होगी। हाँ, छोटी इच्छा रखनी भी नहीं चाहिए, इच्छा बड़ी होनी चाहिए। तो महाधन आशय महाशय, गिरिधनीश गिरीश, सचिधन इंद्र सचिंद्र बिल्कुल सही है। लेकिन महाधन अमात्य होता नहीं है, अमात्य होता है। क्या होता है? अमात्य होता है। तो ये गलत लिखा हुआ था, अमात्य नहीं अमात्य होता है। उत्तर कौन सा होगा? विकल्प बी होगा। यहां तक समझ आ गया होगा। संधि से संबंधित प्रश्न आज किए, अभी कल भी संधि से संबंधित ही महत्वपूर्ण प्रश्न रखेंगे। कोई जिज्ञासा हो संधि संबंधित वो कल भी बता सकते हो, कल भी संधि से संबंधित प्रश्न ही करेंगे। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन रहती है, सिलेबस को ध्यान में रखते हुए आप चाहो तो रात्रि 9 बजे, जो 9 बजे क्लास होती है, रात्रि उत्कर्ष क्लास है यूट्यूब चैनल पर, वो क्लास भी आप ज्वाइन करके महत्वपूर्ण प्रश्नों को समझ सकते हैं। उसमें सभी टॉपिक से संबंधित प्रश्न होते हैं। यहाँ केवल एक टॉपिक से चलेगा और वहाँ सभी टॉपिक से संबंधित होंगे। तो तब तक के लिए सभी भाई बहनों को नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री कृष्णा, राधे राधे।